बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते की ये आखिरी नशिस्त हमारी आज कुछ तज्जियाकारों के साथ है ताकि बहुत सारे मामलात का हम एनालिसिस कर सकें। आगाज़ इस अफसोसनाक खबर से करेंगे जो कि अभी ठीक है शायद उतनी डिस्कस ना हो रही हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर में बम धमाका, अभी इस्लामाबाद में पुलिस वालों की टारगेट किलिंग हुई। ये पिछले कुछ अरसे से वाक़यात हम भूल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अचानक ये वाक़या हुआ। फिर आज लाहौर के, अब आप सोचें आपको आखिरी कब याद पड़ता है कि लाहौर की किसी बाज़ार में धमाका हुआ हो, तो बहुत अरसे से ये नहीं हुआ। आज ये बम धमाका, तो ये क्या मामला है ज़रा पहले आगाज़ से करेंगे। फिर एक और ख़बर भी है जो कि अभी डिस्कस इतनी नहीं हो रही, लेकिन अगर ये बिल्कुल अपने ट्रू सेंस में ये खबर है तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि भाई नंबर्स जो रिवाइज हुए हैं उसके मुताबिक माली साल 2021 में हमने जो तरक्की की है, जीडीपी ग्रोथ है वो 5.37% है। तो बड़ी अच्छी रफ्तार है 5.37% अगर है तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि मुआशी हालात जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो जो राना शमीम साहब वाला केस था, एफिडेविट जमा कराया था उन्होंने, वो सारी बात साकिब निसार साहब के हवाले से हो, उस पर आज एक मेजर डेवलपमेंट हो गई है। वो ये कि राना शमीम साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, सहाफ़ियों पे नहीं हुई और राना शमीम साहब पे हो गई। इस केस से क्या निकलेगा ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और वक्त ने इजाज़त दी तो कुछ और मामला भी, लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट का कुछ होगा नहीं होगा, सब पे बात करेंगे। बस मैं मेहमानों की तरफ तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ। आपने शरीफ बरादरान सुना है, हम आज के शो में हैं भट्टी बरादरान। जनाब आरिफ मोहम्मद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाए, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जनाब इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाए, सर बहुत नवाजिश। जनाब सलीम बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाए, बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा मेहर बुखारी साहब अभी बस ज्वाइन कर रही हैं विद इन फ्यू सेकेंड। मैं स्ट्रेट भट्टी साहब, आप चूँकि लाहौर में ही बैठे हैं तो मैं ज़रा आपसे आगाज़ करता हूँ, चूँकि आप और सलीम बुखारी साहब लाहौर बैठे हैं। ये परेशान कुन खबर नहीं है अल्लाह अगर, चूँकि इन चीज़ों से हमारी जान छूट गई थी। अभी इस्लामाबाद वाला वाक़या, लाहौर वाला वाक़या, इस पे बताएं, ये तो बड़ी परेशान कुन बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम, एक तवील अरसा पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा और कमो बेशतर 80,000 हमारी लोग शहीद हुए, जिसमें हमारी पाक फौज और पुलिस की ला महदूद कुर्बानियां हैं। सही है। आज जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ बहुत ज्यादा रश वाला एरिया है, यहाँ कंधे से कंधे टकराए बगैर गुजरा नहीं जा सकता। सही है। और जो मेरी बात हुई है फॉरेंसिक वालों से, उनका ख्याल है कि 1.5 किलो मवाद है। खुदा रहा हादसा ये ज्यादा होता तो इसमें शहादतें बहुत ज्यादा होती। सही। इस जगह पर किसी का लेके जाना मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। देखिए बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान, एक तरफ तो अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज का निकला हुआ, उसके बाद जो टीटीपी कर रही है वो भी कुछ पता है, कुछ बातें खबरें ऐसी आती हैं कि वो अफगानी हमारी बार उखाड़ रहे हैं, उधर आके कुछ एरिए पे क्लेम कर रहे हैं। तो इस मौके पर इस मामले को इधर ही ख़त्म करने के लिए तमाम तर कोशिशें करना होंगी। जब ऐसे ब्लास्ट हो रहे हो और हाकिम वक्त कहते हो कि यार तर्जमानों का बुलाओ, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इस मामले को मेरा ख्याल है इस दहशत गर्दी की वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे गया। अब इसको रोकना होगा, जिसे रद्दुल फसाद की वजह से हुआ। तो मेरे ख्याल में ये एक इंडिकेशन है, खुदा ना खास्ता आज वजीर दाखिला खुद फरमा रहे थे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में इसके बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। तो अगर इसे ना रोका गया तो यकीनी बात है दोबारा उस दहशत गर्दी की खाई की तरफ हमारा रुख हो जाए। अल्लाह रहम करे। अभी बड़ी अफसोसनाक दास्तान है। वो बेचारा एक बच्चा है 9-10 साल का, अबसार नाम है, कराची से गया था, वो बेचारा वहाँ मारा गया। फिर अलग वो उसके मामू के बयान चल रहे हैं कि हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके जाते रहे, वो अलग एक मामला। तो बहुत ही परेशान कुन भी है और बहुत अपसेट कर देने वाली बात भी है। बुखारी साहब, अभी ये तयन ज़रा मुश्किल है क्योंकि एक तरफ खबर चली कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल की है। अभी शेख रशीद अहमद साहब थोड़ी देर पहले वो बोले कि अभी हतमन नहीं कहा जाता कि तालिबान फैक्टर है या बलूचिस्तान फैक्टर है, शायद उन दोनों फैक्टर में गठजोड़ भी हो। अब देखें ना, आगे PSL भी हो रहा है, इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आना है, अफगानिस्तान के मामला तक आप इसको किस तरह देखते हैं? अगेन सर मैंने कहा मुझे लगता है कि शायद हम इसको, ये इतनी ज़्यादा तस्करे में नहीं आ रही है खबर, लेकिन सर भट्टी साहब ने कहा इसके अंदर बहुत बड़ी खबर ये तो छुपी हुई है ना, अल्लाह ना करे। देखिए यकीनी तौर पे ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि लाहौर में जो काफ़ी अरसे से एक अमन कायम था या अमन कायम रखने की कोशिश जो है वो कामयाब हुई थी, वो जेपरडाइज हो गई हैं। मुझे तो बहुत हैरत इसलिए है कि इस तरह की एडवाइजरीज तो जारी होती रहती हैं लेकिन उसका फॉलोअप हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ इस शहर में सेफ सिटी के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे हैरत है कैसे लोग उन सब कैमरास को बाईपास करके और यहाँ तक अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब इस किस्म की वारदात हो जाती है तो पता लगता है कि 50% से ज़्यादा कैमरे आपके काम नहीं कर रहे हैं।
तो अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन दो पहलू इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात एक तरतीब से हो रहे हैं। 12 वाक़यात कोयटा में हो चुके हैं, 3 वाक़यात KPK में हो चुके हैं, उसके मुल्का इलाकों में, एक इस्लामाबाद में हुआ और एक अब ये लाहौर में हो गया है। हमें तो तासुर ये दिया जाता है कि जी खोस्त में कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं TTP के साथ, और साथ ही फिर ये ऐलान भी हो जाता है कि जी TTP ने सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ना हमें कोई बताता है क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे। दूसरी तरफ तालिबान जो है उसकी हुकूमत गारंटी देती है कि जी TTP को अफ़गान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो आते हैं, आके बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आती कैसी हुकूमत है तालिबान की कि एक लंबे इलाके की जो है वो तारें काट वाट के लपेट के वो ले जाते हैं, ना उनको पता चलता है। हमें जब पता चलता है तो कार्रवाई करने के लिए वो लोग वहाँ नहीं रहते हैं। ये सारा सिनारियो जो बिल्डअप हो रहा है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान से जब से अमेरिका भागा है, और हमारे लिए एक और अजाब छोड़ गया है। पहले भी छोड़ गया था, याद होगा आपको, जब अफगान रिफ्यूजीज 40 लाख की तादाद में आके पाकिस्तान बैठ गए थे। ये अमेरिका की तो आदत है, जहाँ कहीं घुसते हैं वॉर में बगैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के जाते हैं और फिर दुम दबा के भागते हैं। आपको याद होगा वियतनाम में अपनी पैंटे और जूते तक छोड़ के हेलीकॉप्टर से लटक के गए थे। फिर इराक में क्या हुआ ये भी आपके सामने है। फिर अब ये अफगानिस्तान में क्या हुआ ये भी आपके सामने है। तो इसका जो फॉल बैक है वो हम पर है तो ज़रूर, लेकिन हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि हम अलार्म्ड भी रहें और रेडी भी रहें इस किस्म की सूरत अल्लाह खैर करे। सही है, मेरे ख्याल से ये आगाज अच्छा नहीं है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अब ये आप लोग दोनों, अक्सर लोगों का बल्कि ख्याल है कि इसका ताल्लुक है अफगानिस्तान और उस सारी सूरत हाल से, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा। बहरहाल अभी सरफराज बुगटी साहब ने कहा है, खुद उनका बयान है कि ये बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल की है और 10 दिन पहले ये तंजीम बनी है। अब नवाब खैरबख्श के बेटे यूबीए और बरामदाम बुगटी ने ये मिलकर ये तंजीम बनाई है, ये कहते हैं सरफराज बुगटी साहब। सो अल्लाह खैर करे। लेट्स सी इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं और क्या है। अब इरशाद भट्टी साहब, ज़रा हम आगे बढ़ते हुए, ज़रा इजाज़त दें अगर अगले मौजूद की तरफ आते हुए, ये इकॉनमी, ज़ाहिर हमने पिछले हफ्ते इकॉनमी पे 2 प्रोग्राम्स किए लगातार, इकोनॉमिस्ट के साथ या गवर्नमेंट के लोगों के साथ जो मुआशी हवाले से तर्जुमानी करते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे ताकि वो एक टेक्निकल हवाले से एनालिसिस कर सकें। लेकिन हमने एक आमियाना अंदाज में अगर आप लोगों से पूछूं, आज जिस तरह हम्माद अजहर साहब ने कहा, असद उमर साहब ने कहा, जनाब 5.37% तक हमारी GDP ग्रोथ चली गई है, और फिर बाकी बहुत सारे नंबर्स गिनवाए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो इतने साल हाई पर है और एक्सपोर्ट्स और वो सारे मामला। अब अगर बिल्कुल हम, ज़ाहिर हमें से कोई भी मुआशी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन क्या आपके तज्जिए में टेक्निकलिटीज़ को छोड़कर भी वैसे आपको लगता है कि मुआशी हवाले से बहरहाल बेहतरी आना कुछ शुरू हुई है, बेहतरी के आसार हैं, या ये सिर्फ आदाद शुमार ही है बस? देखिए, अल्लाह करे ये आदाद शुमार ना हो, अल्लाह करे ये हकीकत हो, अल्लाह करे कि ये सच हो, अल्लाह करे कि मेरा मुल्क 5.3, 5.7, 6.7, 7.8, 8.7 तक जाए, आगे जाए। सही है, इसमें तो किसी को कोई नहीं है कि मईशत ना आगे जाए, इंडस्ट्री आगे ना जाए, कारें आगे ना जाएं, मोटरसाइकिल आगे ना, जो भी है। लेकिन मैं हम्माद अजहर साहब, असल में ये लोग हैं ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए लोग हैं। ये अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इनके वो मसाइल ही नहीं है जो हमारे मसाइल हैं। मैं अक्सर कहता हूँ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हूँ या जरदारी साहब हूँ, यानी जरदारी साहब तो फिर भी थोड़ी सी स्ट्रगल करके आए, तो इनको सिंध के गोठ में रहने का इत्तफाक ही नहीं हुआ। उस नलके से पानी पी के ये अगर सुबह तक डायरिया ना हो तो मुझे पकड़ लें। लाड़काना में ये किसी आम घर में 4 दिन रह लें, सियासी किबला है इनका, वहाँ देख लें। इसी तरह हाउस ऑफ शरीफ, इसी तरह इमरान खान साहब बनी गाला में, इमरान खान साहब ने सारी उम्र बजट नहीं बनाया, सारी उम्र एक पैसा नहीं खर्चा, सारी उम्र किसी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं गए, सस्ते बाजार में नहीं गए, किसी दुकान पे नहीं गए। और हम्माद अजहर साहब सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, अल्लाह उनको और इज्जत से नवाजे। इसी तरह शौकत तरीन साहब, जिन्होंने आप अल्हम्दुलिल्लाह 500 मिलियन की मंजूरी दे दी अफगानिस्तान के लिए, उनको दवाएं भी दें, माना गंदम भी दें, चीनी भी दें, आटा भी दें, लेकिन उन्होंने पिम्स अस्पताल, जो अभी लाहौर के अस्पतालों का आप रो रहे थे, मेरा तजर्बा हुआ है। मैं उस वक्त एक अस्पताल के पानी ज़दा वार्ड में खड़ा होकर मैं सोच रहा था काश मैं शहबाज शरीफ साहब का नंबर होता और मैं उनको से पूछता कि सर ये यूरोपियन अस्पताल बना के गए आप, और इमरान खान साहब को फ़ोन करता और कहता कि सर ये रिफॉर्म्स लाएं आप किसी अस्पताल लाहौर में चले जाएं, रुल जाते हैं। अच्छा,
पिम्स अस्पताल के उन्होंने 2.5 अरब नहीं दिए, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है, और उधर उन्होंने कहा कि मैं दे दूं। फिर वो इमरान खान साहब के मिन्नतों तरलों के बाद उन्होंने 1 अरब 20 करोड़ की हामी भरी है, दिए नहीं है। ये पिम्स अस्पताल सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है कैपिटल का, और जहां गरीब जाते हैं कोरोना और प्रेशर और पता नहीं क्या क्या। अल्लाह शौकत तरीन साहब को सेहत दे, 4 दिन पिम्स में आए तो वो फंड भी दे देंगे। अब ये है कि बात, आपको लगता है कि अभी ये नंबर्स लोग फील करें, इसमें भी टाइम है, लोगों को फील नहीं हो रहा अभी है कि इतना सब कुछ बेहतर हो गया? नहीं सर देखें कैसे कोई आटा सस्ता हुआ है, दालें सस्ती हुई हैं, चीनी सस्ती हुई है, मेरे बिजली के बिल में कमी आई है, कुछ टैक्स हटाए गए हैं, कुछ पेट्रोल में कमी आ गई है, डीजल कम पे मिल रहा है, यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती चीजें मिलना शुरू हो गई हैं, सस्ते बाजारों में वाकई सस्ती चीजें मिलना शुरू, कोई कहीं से रिलीफ ऊपर होगा मान लिया होगा, लेकिन वो फिगर्स नीचे कब तक पहुंचेंगे? क्या हमारे मरने के बाद पहुंचेंगे? आरिफ भट्टी साहब, आप इस पे कमेंट फरमाएं, फिर मैं अगले मौजू पे जाऊं। आप इस पे कुछ? वसीम बदामी साहब, आप मासूमाना सवाल करते हैं और मासूम है, लेकिन हम चारों आप समेत माशी एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन इस माशरे का एक कीड़ा मकोड़ा हिस्सा है। हमाद असर साहब से मैं अब क्या कहूं यार, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं उनके वालिद मोहतरम को बरतानिया दौर का जानता। हाँ, मियां अजहर साहब बड़ा। मुझे ये बताए, वो क्योंकि संतनगर रहते थे, मैं इस्लामपुर रहता था, मियां अजहर साहब हमारे, अच्छा उन्हें क्या पता? वो कहते हैं कि 5 इतने % हो गई, 37%। हम चारों अपने बिजली के बिल बताएं इस वक्त कितने हैं, गैस का बिल कितना है, बिजली कितनी देर आती है, कितनी देर जाती है, ग्रोसरी जो आज से 1 साल पहले आपकी 25-30 हजार में आती थी, अब कितने पे चले गई है, बच्चों की फीस कितनी बढ़ी है, पेट्रोल आप कितने का लेते थे। खुदा का खौफ करो, ओ खुदा का खौफ करो, झूठ बोल बोल के तुमने तो शैतान को शर्मिंदा कर दी है। वो भी इनसे ज्यादा ट्यूशन लेगा कि बताओ तो सही मैं लोगों को कैसे वर्गलाऊं। यार अनबिलीवेबल करते ग्रोथ बढ़ गई है। आप सर्वे करें, सुबह निकले और हर आदमी से पूछे भाई आज से 5 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या थे, मुफ्त खरीद क्या थी। हाँ, अगर ये वो कह रहे हैं कि ग्रोथ 5 साल पर हो सकता है ये 2-3% जिसमें हमाद अदर साहब खुद आते हैं उनकी इससे 100 गुना ज्यादा बढ़ी हो, इसमें दो राय कोई नहीं है, 1000 गुना ज्यादा बड़ी होगी। मेरा गार्ड बेचारा एक्सीडेंट से गिर गया, 3 अस्पतालों में चक्कर लगाया, किसी ने एडमिट नहीं किया, बेड नहीं है। आज जिस मेयो अस्पताल की बात कर रहे हैं ना, जिसके करीब ये ब्लास्ट हुआ, उधर बिल्ले और चूहियों का मैच होता है रोजाना। यार कमाल, आप लोगों के जख्मों पे नमक फेरते हैं कि आपकी वाशी ग्रोथ इतनी हो गई है। आप वाशी ग्रोथ के फिगर ना बताएं। इस मुल्क की 98% लोगों के सिर्फ पेट भर दे, खुदा का वास्ता पेट भर दे, और बीमारी की सूरत में सिर्फ डिस्प्रिन पैनाडॉल अस्पताल में यकीनी बना दे। मैं कैंसर की बड़ी दवाइयां नहीं कह रहा, सही है, और मैं कह रहा हूं इनके चूल्हे जला दो सिर्फ। मैं ये नहीं, चूल्हों पे कीमती खुराक बना दो, पावे बना दो, छोटा गोश्त बना दो, टिक्के बना दो, क्वा बना दो, इनको दाल रोटी और थोड़े से चावल दे। सही, आपने कहा हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान शायद बात भी दूसरी करते हैं भाई। खुद अभी शेख रशीद साहब का अभी जो इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उनकी गुफ्तगू का ये खुलासा था कि भाई माशी हालात बेहतर नहीं है, करने की कोशिश हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी है नहीं। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ाओ। जी जी फरमाइए। ये वसीम भाई, ये जो डोनर फ्रेंडली हुकूमत है और ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत हमारी है, इसमें हम रज़ाक दाऊद साहब, खुसरू बख्तियार, उनके भाई हाशिम बख्त, नदीम बाबर, जफ़र मिर्ज़ा, जहांगीर तरीन और फमीदा मिर्ज़ा को भुगत चुके उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। इमरान खान साहब कहा करते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से कवानीन भी होने चाहिए, लेकिन अब मुराद सईद उनके अपनों ने बोला कि हाँ, मवासलात कमेटियों में ठेकेदार बैठे हुए हैं, पेट्रोलियम कमेटियों में पंप मालकान बैठे हुए हैं, हेल्थ कमेटियों में मेडिकल कॉलेजेस के मालकान बैठे हुए हैं। आप अंदाजा करें। एक दूसरी जो आपसे बात आपको शेयर करनी, शायद आपको पता हो कि आईपीपीज, निजी बिजली घर डाके जो थे, उस पर एक रिपोर्ट आई थी। इन्होंने कहा था हम सजाएं देंगे, एक्शन लेंगे। वो सजाएं और एक्शन क्या लेना, वो उन्होंने पैसे मांगे हैं। तो इन्होंने आईपीपीज ने कहा है कि हम ऑडिट नहीं करवाते,
अपना सारा फॉरेंसिक ऑडिट छोड़े नहीं करवाना, हुकूमत साथ मिल गई है, ऑडिट के बगैर पैसे दे दे। हाँ जी, और वो नहीं था वो जैसे इसाक डार साहब ने एक ही दिन में हुकूमती जुर्माना माफ करके आईपीपीएस का जुर्माना देकर 480 अरब आईपीपीएस को दे दिए थे। ऑडिटर जनरल ने उठाया तो फिर उस पर एफआईआर तक हुई थी। ये भी उसी तरह करने। क्या भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं? आगे बढ़ो जी जी। आरिफ भट्टी साहब, अच्छा, आपने कहा भट्टियों का राज है, बुखारियों ने आपकी स्क्रीन कैप्चर कर ली, आगे अब भट्टी बेचारे बहुत पीछे रह गए। आज दो भट्टी और दो बुखारी के दरमियान है, बस एक बादामी। फिर मुझे गुजारिश करने दें, भट्टियों और बुखारियों के दरमियान एक बादामी है। अच्छा, उन्होंने ठीक कहा मेरे ख्याल से एक बात जो कुछ दिन पहले, मैं सिर्फ चंद सेकंड, कुछ दिन पहले लाहौर के पोयोश एरिया में 5,000 के नोटों का थैला, बड़ा थैला, गलती से घर में किसी ने दे दिया और थोड़ी देर बाद आया जालमो मैंने मुरवाना जे ये थे फलां साहब, सॉरी पता नहीं किसका है। हाँ, उनके ग्रोथ रेट बड़े हैं। ये क्या मतलब है? इसके घर में यार ऐसी बातें करते हैं, हमें समझ में नहीं आती। हम जैसे कम लोगों को पता नहीं क्या क्या इसकी तशरीह करने की। मैं थैला कह रहा हूँ, लिफाफा नहीं कह रहा, मैं छोटा सा टैची नहीं कह रहा, ब्रीफ के कह रहा कोई किसी के घर में पैसे रख के चला गया, क्या कह रहे हैं? कर दे है उन्होंने साहिबा, सॉरी साहिबा, मैं फिर कह रहा हूँ तो किसी और का है। तो भाई उनके ग्रोथ रेट तो अच्छे हैं। अब बुखारियों की हुकूमत। चलो बुखारी साहब, सलीम बुखारी आप अपना पॉइंट मेक कर लें, फिर मैं आगे मेहर बुखारी साहब की तरफ जाऊँ, ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी। जी सलीम बुखारी साहब। जी, मेरा मुख्तसर सा पॉइंट ये है कि हमारे नज़र साहब पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जो नेशनल ग्रोथ होती है वो हमेशा जीडीपी रेशियो के साथ तय होती है। एक सेक्टर के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने से कोई ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह ओवरऑल की बताइए, दोनों साथियों ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होता ये जीडीपी ग्रोथ से हमेशा तय होगा कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। जीडीपी ग्रोथ क्या है सर? 5.37% ये बिल्कुल माली साल 2021 की। वो तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो। नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का तो 12.3 पता नहीं कितना परसेंट कह रहे हैं आप, कहेंगे तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। वो जीडीपी ग्रोथ का ही कह रहे हैं भाई मेरे, रिवाइज 5.37%, 5.7 अगर जीडीपी हो गई तो यहाँ जश्न मनाया जाएगा 3 महीने इस हुकूमत के। हो गई, आपको पता ही नहीं, 5.37% हो गई, उन्होंने क्लेम किया है सर। हो गई, हमें पता ही नहीं चला। भाई जीडीपी नहीं है वो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो। नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा चला सर, आप अपना। हाँ, वो मैं आपको अगली बात सुन ले भाई। जी, अगली बात मुझे अर्ज करने दें। देखिए, गुजारिश ये है, इन्होंने कहा था हमने ट्रेड डेफिसिट जो है वो 0 पे ले आए हम। जाहिर है जब आप इंपोर्ट बंद कर देंगे तो ट्रेड डेफिसिट तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट नहीं करना। तो अगर तो ये इसी तरह के फिगर फजिग है जिस तरह का इल्जाम लगाते थे उसके ऊपर, इसाक डार के ऊपर, तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इसका पता उसी वक्त चलेगा जो भट्टी साहब ने कहा, इरशाद भट्टी ने भी, और जब आम आदमी से मुतालिक चीजें बेहतर होंगी। सही है, ठीक है। अच्छा, मैं मेहर साहबा से आदमी के ऊपर असर जाएगा। मैंने 4-5 मौजूद डिस्कस करने, आप चारों की मौजूदगी फायदा उठाते हैं। मैं अगले मौजूद की तरफ आने से पहले सिर्फ एक पॉइंट मेक कर दूं मेहर साहबा से सवाल रखने से पहले। ये वाकई हर सतह पे अलग अलग मसाइल हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार ये शायद लोग कहते होंगे कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं और आवाम के क्या मसाइल हैं। मसलन अभी आप ये कराची में देखें, अभी कोरोना ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कराची में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली। अब ऐसे में लोग रैपिड टेस्ट वगैरह करा लेते हैं ताकि जो है वो पीसीआर टेस्ट ज़ाहिर है महंगा होता है, रैपिड टेस्ट घर पर ही आपने कर लिया, सहूलत के साथ भी हो जाता है और सस्ता भी हो जाता है। अब वो रैपिड टेस्ट की किट्स जो हैं वो 3 दिन पहले तक मिल रही थी तकरीबन 650 रुपये की, 650 रुपये की। वो थोड़ी सी महंगी हो गई, वो हो गई 750 रुपये की। कल तक वो हो गई 800 रुपये की। अब आज वो नायाब हो गई, अब वो आसानी से मिल ही नहीं रही रैपिड टेस्ट की किट्स। अब पता नहीं नायाब हो गई या कर दी गई, क्योंकि अगर लोग रैपिड टेस्ट कर लेंगे तो फिर पीसीआर टेस्ट कराने महंगा वाला तो कोई जाएगा नहीं, इन लेबॉर्ट्रीज के पास है सारा कुछ। तो वो रैपिड किट्स जो है या नायाब हो गई या कर दी गई। अब तमाशा ये चारों आप सुने और इसका लुत्फ लें और मतलब मुश्किल है फैसला करना इस पर कि इस पर हंसा जाए या रोया जाए कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो लेबॉर्ट्रीज हैं, आप अगर वहां जाते हैं टेस्ट कराने, वो आपके सामने वही रैपिड टेस्ट वाली किट खोलेंगे आपके सामने, जो कि मार्केट में कल तक 650 रुपए की मिल रही थी। आपका रैपिड टेस्ट करेंगे और आपको 3000 रुपए का बिल पकड़ा देंगे। यानी कि वो आपके सामने हो गया सारा काम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे पास मोबाइल में बिल्स की कॉपीज पड़ी हुई है, क्यों कह रहे हैं यार और बिल पे लिखा हुआ है, तमाशा ये है कि बिल पे लिखा हुआ है रैपिड टेस्ट और उसकी किट 650 रुपए की आती है, उस पर 3000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट है भाई, बाकी मतलब उनको बाकी विभाग में तनकीद करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा कि भाई प्रॉफिट मेकिंग की भी कोई हद होती है यार, आप एक तमाशा लगा हुआ है। तो मेहर बुखारी साहब इस पर आप कमेंट करें कि मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड आवाम के तो मसाइल ही कुछ और है ना, और हमारी बहसें कुछ और है। हमारी तो रियलिटी भी कुछ और है। मैं आपको क्या बताऊं, आज दिल इतना उदास है
क्यों उदास है आपको बताती हूँ। मगर उससे पहले जो आपने रैपिड टेस्ट की बात की, आज हमने अपने घर में रैपिड टेस्ट 2 मंगवा के किए हैं, तो पता नहीं 650-700 की आप क्या बात करें, हमें मिल तो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपए के मिले हैं रैपिड टेस्ट इधर इस्लामाबाद में, तो हमें मिल गए थे राउंड द कॉर्नर शॉप। बड़ा पता नहीं कराची के अंदर क्या सूरत हाल है। मेरी खुद लोगों से बात हुई है जो कि अपने पेरेंट्स को लेकर गए ऑल द वे, चूंकि उनको रैपिड किट्स नहीं मिली और 3-3 हज़ार रुपए देकर आए। बिल्कुल सही कह रहे होंगे। हमारा वसीम, हमारा अलमिया ये रहा है ना कि हम मॉरली और एथिकली बैंकरप्ट कौम है, तो हम तो बीमारी और मौत के ऊपर भी और वबा के ऊपर भी हम 2 नंबरी करते हैं। तो इसमें मेरा मतलब है कि मुझे तो ज़्यादा मुझे लगता है गम आज इस बात का भी आते हुए भी मैं देख रही थी आज एक कॉल मौसूल हुई पहले तो काशिफ को कि एक आदमी कराची से था, कहता है कि बच्चे मेरे रुल गए, खाने को कुछ नहीं है। रैंडम कॉल, पता नहीं कहाँ से। फिर मैं आते हुए अभी फ़ोन पे देख रही थी एक औरत जो है अफगानिस्तान में ही 4 बच्चे ज़मीन के ऊपर लिटाकर चीखें मार रही है, सो रहे हैं वो सुकून की नींद सो रहे हैं, बट चीखें मार रही है कि इनके उठने से पहले कोई मुझे कुछ पैसे दे दे, इमदाद दे दे, ये उठेंगे खाना खिलाने को नहीं है। मेरा मतलब है इर्द गिर्द हमारी इतनी भूख और अफलास और इतनी बेबसी है, इतनी बेबसी है कि इस टाइम पे। और एक आम आदमी वैसे भी देख लें ना, दिहाड़ीदार को देख लें आप, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये इन सब को आप देख लें, क्योंकि इनके तो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो वीकली अपलोड होते हैं कि इनकी रियल इनकम में कितना फ़र्क आया है, तो वो तो मंफी जा रही है इनकी रियल इनकम। ये किस तरह अपने एंड्स मीट कर रहे हैं आई डोंट नो। वज़ीर आज़म इकोनॉमिस्ट को कोट करते हैं, मगर उसी इकोनॉमिस्ट का हालिया सर्वे अगर आपको बताता है कि अफरात ज़र के लिहाज से हमारा मुल्क दुनिया के अंदर टॉप नंबर्स के ऊपर है, वो तो कोट नहीं किया जाता। किस तरह अगर आप बात करते हैं कि किस तरह रेमिटेंसेस कमाल हो गई हैं, मगर आप ये नहीं बताते कि इस माली साल के पहले 6 माह के अंदर ही आपका तजारती खसारा 100% बढ़ गया है। सो दीज आर पैरेलल रियलिटीज़ जो हम देख रहे हैं। मगर मेरा मतलब है कि ये कहना, और मेरी इतनी बहस हुई है और कंटिन्यूड है, हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, बट आए रोज़ यही बहस होती है कि वो जैसी आप फवाद साहब हों या कोई और तर्जुमान हो, आप जैसी वो जिक्र करें कि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है या नंबर्स उनके सामने रखें या कोई रिपोर्ट रख दें, या तो आपके खिलाफ ही कोई कैंपेन शुरू हो जाती है, आपको हमें बताया जाता है यार आप तो बात ना करें, अपनी सैलरीज देखें। लेट्स नॉट डू दैट। हमारा काम है ये बताना कि ऑन ग्राउंड रिफ्लेक्शन एक आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है। अब यानी कि जब आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी हो खाना खाने की, या बच्चे को टीका लगवाने की, या बीमार डायबिटिक माँ को अस्पताल लेके जाने की, या बिजली का बिल, यानी कि कल ही आप सोचे मरी से मेरे ससुराल वाले आए हुए थे और वो कह रहे थे कि भाई हमें तो अपने बिल के अंदर, बिजली के बिल के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट चार्जेस नजर आ रहे होते हैं। वो तो बिजली के बिल से ज्यादा वो है सर चार्ज जो ऊपर चार्ज हो रहा है। सही है। तो हालात खराब हैं और बहुत बुरी तरह खराब हैं। लोगों की चीखें निकल आई हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और लोग और एक्चुअली सफेद पोश लोग भी कि जो भीख नहीं मांग सकते, जो बाहर नहीं आ सकते, उनको नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह, वो बहुत परेशान है। क्योंकि ये बात सही है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ये बात सही है। मैं मसलन आज ही मैं वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी गया था और वो वहाँ बता रहे थे कि जनाब कितना खाना खिलाते हैं और करके, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। यहाँ JDC बहुत काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब ये जो बिल्कुल जो निचला तबका है, वो तो चलो उसको भूख लगी है तो बेचारा कुछ भी करके वो लाइन में लग के भी खा लेगा। ये भी आसान नहीं है, मैंने तो बड़ी आसानी से कह दिया। ये जो सफ़ेद पोश जिस तरह फंसा है, वो तो लाइन में भी नहीं लग सकता वहाँ पे, वो कहीं रोड में बैठ के भी नहीं, वो तो यानी अजीब ही हो गया है मामला उसका। एक ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू करते हैं कुछ और मौज़ूआत पे। खुश आमदीद कहते हैं हमने, सर मैंने कहा मैं 4-5 मौज़ूआत पे बात कर लूँ, हमने 3 पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। राना शमीम केस के हवाले से आज मेजर पेशरफ्त हुई और जब राना शमीम साहब पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अगर आपसे क्विकली स्टार्ट कर लूँ मेहर बुखारी साहब, तो ये आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम, यानी एक बड़ी पेशरफ्त हो गई ना, और अब जरा केस थोड़ा डायरेक्शन भी समझ में आ गया, साफियों पे नहीं लगी, राना शमीम साहब पे लग गई, क्या लगता है मैक्सिमम इसमें क्या निकलेगा इस सबसे आपके ख्याल में? जी, कानूनी माहिरीन का तो ये कहना है कि मैक्सिमम इसके अंदर 6 माह की सजा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मिनिमम टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट ही होगी। आपको याद है जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में हुई थी। सही है, बिल्कुल। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग वसीम, मुझे बड़ा इस बात का दुख है क्योंकि हम ये कवर करते आए हैं, उम्र गुजर गई है, गुजर भी रही है, मगर ये तमाशे कब तक रहेंगे? मेरा मतलब है कि आप देखें कि इस मुल्क के अंदर नसीम हसन शाह जो है वो मान लेता है कि एक प्रेशर के अंदर उन्होंने ये फैसला दिया, मगर एक फैसला भी वो जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे फैसला भी आजकल कायम है, आज तक कुछ नहीं हुआ उस फैसले का। फिर जस्टिस कयूम आते हैं, वो फैसला उसके अंदर बीबी को रिलीफ तो मिल जाता है, मगर जस्टिस कयूम के खिलाफ क्या हुआ? और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो ये सारी कनाइवेंस कर रहे थे
बैक इन द डे शरीफ खानदान के खिलाफ क्या हुआ, आज भी आप मुझे कह रहे हैं जो मोहरा बना है मुबैना तौर पे चीफ जज राना शमीम जो मोहरा बने हैं, आप 6 माह की एट वर्स्ट उनको ये सजा दे देंगे। मगर जिन्होंने अगर ये साबित हो गया कि वाकई नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के दफ्तर में ये हुआ था या ये सारा प्लान था, again your politicians go scot free, your judges go scot free, everybody goes scot free in this country, क्योंकि हर इदारा जो है वो अपने कॉलीग्स की चमड़ी बचाता है। यानी कि when will this end? एक तारीख भरी पड़ी है आपकी। सही है। और उसमें वो जरा वो ऑडियो भी सुन लें, वो जो जिन्होंने नोटराइज किया था चार्ल्स गथरी ने, वो क्या कहते हैं कि क्योंकि एक इससे बात हो रही थी, अब इसकी ऑडियो भी आ गई है कि जनाब ये कहाँ बना हलफनामा, उसके मुताबिक वो क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लें। वो मुबैना तौर पे जो वो कह रहे हैं, देखें जरा। You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but you were something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. Actually, I was in Nawaz Sharif's office. Moblage. Very good. That is one of his mates, you know what I mean? When Nawaz Sharif's Prime Minister, you know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and you've been the head judge for whatever, 10 or 15 years. So it's like one of his friends, you know. हाँ जी, इरशाद भट्टी साहब इसमें जरा एक कमेंट फरमाएं आप भी। अगेन जरा मेहर ने कहा अगर ये भी एस्टैब्लिश हो जाता है कि वहीं पे बना है तो फिर तो और क्या होगा। देखिए मेयर बुखारी साहब से एग्री करते हुए कि वो जो उन्होंने जस्टिस कयूम साहब का सुनाया, दोनों किरदार बच गए, नसीम हसन शाह साहब वाले, उसके बाद जज अरशद मलिक का वीडियो की सारा कुछ चलाकर तो उसके पीछे से सारे कहानी बनाने वाले गायब हो गए। उसके बाद साकिब निसार साहब की ऑडियो है, उसका कोई नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया ना कुछ, वो भी दिखा के तो वो चला के गायब हो गए। उसके बाद राना शमीम साहब, जैसे पहले भी मैंने कहा था, शौकत सिद्दीकी साहब को भी शामिल करना है इस फहरिस्त में, मेरा ख्याल है भाई कुछ तो होना चाहिए ना। कैसा कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना, कोई एक चीज है, फैसला तो करो भाई। सही कह रहे हैं वो तो इसलिए, चलो सुप्रीम कोर्ट में वो एक केस है, उसकी हियरिंग होती है 4-4 महीने बाद, वो भी पता चलना है। सारा अदलिया की साख का मामला है, अदलिया को इस पे उठना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो इस दूसरी बात ये है कि ये जो मुस्लिम लीग लायर्स विंग सिंध के नायब सदर और जो नवाज शरीफ साहब के वकील और मुबैना तौर पर दोस्त और जो हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें फरमा चुके, लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिल चुके, अब ये जो ऑडियो आपने सुनाई है बाकी सारे छोड़ दें। 3 साल बाद ज़मीर क्यों जागा और फिर वो लॉकर में क्यों रखा और फिर पहला बयान और फिर आखिरी बयान, ये आज इसके बारे में खबर भी छपी है कि ये फरांसिक मुबैना तौर पर, मैं तो मुबैना फिर भी कहता हूं, लेकिन वो खबर में है कि फरांसिक माहिरीन के मुताबिक 5 ऑडियोज जो हैं, ये 5 ऑडियोज हैं, ये इनकी जो नोटरी पब्लिक साहब की उधर हैं, ये मिलावट से पाक गैर तरमीम शुदा हकीकी हैं। और राना शमीम, इनके मुताबिक मुबैना तौर पर राना शमीम ने नवाज शरीफ के मार्बल आर्च ऑफिस में हल्फनामे पर दस्तखत किए। और अलग अलग ऑडियोज में वो जो चार्ल्स गोथराई ने तस्दीक की, राना शमीम नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में थे। पहला ऑडियो राना शरीफ नवाज शरीफ के ऑफिस में है, दूसरा ऑडियो कौन सा ऑफिस, लंदन में, तीसरा ऑडियो दोस्ताना माहौल में दफ्तर में है, चौथा ऑडियो राना साहब मियां साहब के दोस्त हैं, आपको मेरी बात समझ आई, और फिर इन्हें हेड जज लगाने की बात। 5वां ऑडियो ने दस्तावेज का मुतालिया नहीं किया, यानी मैंने मुतालिया नहीं किया, नोटरी पब्लिक वाले कहते हैं, मगर वो जानते हैं कि इनमें नवाज शरीफ के बारे में बड़ी खबर है, मैं मसरूफ था, दस्तावेज को नहीं पढ़ सका। अब ये है कि वो बात ठीक है, एक तो सिंबॉलिकली ये झूठे, अगर ये साबित हो जाता है, भला और जस्टिस अस्तर मिनल्ला साहब का कि उन्होंने इस पे ले लिया, अगर ये साबित हो जाता है कि झूठे हैं, तो फिर तो यानी 1 दिन की सजा, 100 साल की सजा, 500 साल की सजा, यानी कि उसमें क्या किया जाए। अब हमारे कवानीन ऐसे हैं, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर भी सजाएं थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, अगर ये झूठे हैं तो फिर भी सजाएं थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, ताकि आगे कोई ना जुर्रत करे, आगे कोई ना ये मिलावट करे। तो ये मतलब कमाल, ये बात सही है, आप दोनों की बातों को मैं खुलासा निकालता हूँ और अग्री करता हूँ कि कमाल ये है कि ऐसे वाकया, ये पहली मर्तबा नहीं है वाकया, इससे बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं। भुट्टो साहब वाला वाकया तो सबसे बड़ी मिसाल है, उसके बावजूद हम इस सारे वाकये को तफसील से डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि हम यकीन से कह सकें कि अब ऐसा नहीं होगा। मतलब वो फिर हमें लगता है कि होगा और होता है, इसका कोई सद्देबाब के सजा नहीं होती ना। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इधर आगे बढ़ते हुए आरिफ भट्टी साहब, ये एक और बहुत शोर है, हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये शोर क्यों, ये आप जरा, ये सदारती निजाम, सदारती, ये क्या है, ये मतलब कुछ हो रहा है इसलिए ये शोर है, ये एवं ही शुरू हो गए, ये क्या है, सदारती निजाम आना चाहिए नहीं, ये बहस कहाँ से क्या हो गया, कहाँ से आ गया, खैर तो है।
अच्छा वसीम साहब, मैं एक ममनू हूँ। अरशाद भट्टी साहब ने बताया इस मुल्क में कवानीन है। दिस इज न्यूज, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। हाँ तभी तो वजीर कानून भी है। गालबन ये खबर इसलिए आई कि एक अखबार में छपी थी। अगर वो लॉकर में रहती तो खबर किसी को पता ही नहीं होना था, है नहीं है। लेकिन इसमें मैं बहस में नहीं जाता, ये छोड़ दें कि मुझे पता है ये कहाँ हुआ, किसने कराया है। मेरे ख्याल में जो बहुत बड़े हाई लेवल पे लोग रिटायर होते हैं, इज लाइक जस्टिस साहबान, जनरल साहबान या ग्रेड 22 के, इन अफसरों को एक्सटेंशन या कोई कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है। खुदा ना खासा यकीनन इस पे इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता, इसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। सही है। अब आ जाए, एक मिनी बजट आया था, उसमें तूफान था कि IMF ने हमारे गर्दन पे अंगूठा रख के सख्त शराइत की है, उससे महंगाई का तूफान आ जाएगा मुल्क में। सही है। खैर IMF के उस बजट में उस इजलास को मोहर किया गया, फिर वो जैसे कैसे पास हो गया। फिर अचानक खबरों का एक सैलाब आता है कि नवाज शरीफ को बाहर लाया जाए, नवाज शरीफ खुद ब खुद आ जाए, शहबाज शरीफ को अंदर कराया जाए, शहबाज शरीफ का केस उधर ले जाया जाए, और साथ ही ये खबरों का सैलाब आता है कि सदारती निजाम। वो इन अकल के अंधों को कहो कि सदारती निजाम आएगा कैसे, वो भी तो बता दो। किसी एक पार्टी के मंशूर में ये नहीं लिखा कि वो सदारती निजाम चाहते हैं पाकिस्तान में। एतजाद एहसन साहब को आज मैंने प्रोग्राम में लिया, उन्होंने कहा ये जो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, रेफरेंडम किसी भी एक हलके के काउंसलर की कानून साजी के लिए भी नहीं इस्तेमाल हो सकता। भट्टी साहब, कोई एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ये कह भी नहीं रही है ना कि सदारती निजाम होना चाहिए या नहीं, तो ये बात निकल कहां से रही है? तो किधर से आ गई ये बात? यार ये आप पूछ रहे हैं किधर से आ रही है? ओ भाई, जहां से तूफान आते हैं इसको ला के एक बहुत बड़ा काम करने की प्लान हिकमत अमली बन चुकी है। वो कौन सा काम है? अब हम महंगाई पे नहीं जिक्र कर रहे, अच्छा, हम बिजली के बिल पे नहीं जिक्र कर रहे, बेरोजगारी पे नहीं जिक्र कर रहे, बिल्कुल बेमकसद सी गुफ्तगू में उलझा दिया और जान के उलझाया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। और इस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ये वो निजाम है, इधर निजाम सिक्का निजाम दिन राज है, इधर कोई सदारती निजाम नहीं आना। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं यार इन थिंक टैंकों पे, अल्लाह का वास्ता रिटायरमेंट के बाद नौकरियां देने के सिलसिले बंद नहीं है। तो आपको लगता है खबरों से डेविएट करने के लिए तो मैं एक शोशा छोड़ा गया है जो कि हर कुछ अरसे बाद इसका थोड़ा सा अंदाजा है कि इसकी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इसके थिंक टैंक कहां बैठे हैं। खुदा के लिए इस कौम को गुमराह करना छोड़, चलो हाथ जोड़ लिया आपने, अल्लाह के लिए छोड़ दे यार। ये अच्छा, ये आखिरी सेगमेंट में अभी मैं बुखारी साहब से सवाल कर लूं, फिर आखिरी सेगमेंट में हम जरा मुस्तकबिल का मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या उस पर बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, क्विकली एक बता दें, अभी हम PDM के मार्च में सब गौर कर रहे थे कि 23 मार्च होगा नहीं होगा, इतने में अचानक एक दिन बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सबको लगा मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बोले 27 फरवरी को निकलूंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा। ये क्या, ये पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी और क्यों कर रही है लॉन्ग मार्च? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो सवाए सिंध के बाकी हर जगह से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। सही है। और उसको कोशिश करनी है। जरदारी साहब लाहौर में डेरा डालने का वादा कर चुके हैं, बिलावल साहब ने 27 फरवरी को मार्च जो है वो अनाउंस कर दिया है। हाँ। ये सारी एफर्ट्स पीपल्स पार्टी को रीसरेक्ट कराने के लिए हैं, जो हमें समझ आती हैं, इसलिए कि पंजाब में अगर वो कहीं नहीं है तो वो सेंटर में कहीं नहीं होंगे हमेशा के लिए। ये बात बिल्कुल हमें आसानी से समझ आती है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो थोड़ा सा एक कमेंट मैं पिछली जो गुफ्तगू हो रही थी उसके ऊपर कर दूं। ये यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि जो साई वॉर होती है उसमें एक डाइवर्शनिस्ट टैक्टिसेस कहते हैं एक चीज को, वो होता है कि मेन इशू से तवज्जो हटाने के लिए आप दरफुंतनियां छोड़ें। तो ये सदारती निज़ाम की दरफुंतनी चल रही है और खूब बिक रही है। अभी अगले चंद दिनों में एक और दरफुंतनी आने वाली है इमरजेंसी के नफाज की। प्रेसिडेंट साहब जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर देंगे और उसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी की भी एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो जब आप इस तरह की गुफ्तगू की तरफ रुख मोड़ देते हैं लोगों का, तो बुनियादी पर्पस जो होता है वो मेन इशूज जो है उनसे तवज्जो हटाना होता है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो भी थिंक टैंक है जिसकी तरफ हमारे भाई ने इशारा किया आर भट्टी साहब ने, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि भट्टी साहब ने हुकूमत के थिंक टैंक की तरफ इशारा किया या किधर इशारा किया, ये मुझे नहीं पता। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद ये मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा वो जी मार्च में मार्च होगा, तरीक़े एतमाद आएगी, हुकूमत जाएगी, ये वो सारा कुछ तैनातियाँ कौन करेगा, इसको ज़रा इस पर इसी एक सवाल के गिन चारों मेहमानों की क्या राय है वो लेते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। आखिरी 5 मिनट में क्विकली मैं 1-1 मिनट का तजिया ले लेता हूँ। सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम यू सलीम बुखारी साहब,
आप चारों से सवाल है, अगले 2-3 माह में हमारे खुद दोस्त कहते हैं भाई बहुत कुछ हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, खान साहब घर जा सकते हैं, ये सारा कुछ कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा, नवंबर आ जाएगा, खान साहब नई तैनाती करेंगे, सब ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में, दूसरे वालों में से। आपकी क्या राय है कि किस चीज़ का इम्कान ज़्यादा है बुखारी साहब? जी मेरे ख्याल से मैं शायद ये ना मानता बात आपकी तरह से, मैं भी समझता कि कुछ नहीं होने वाला। हाँ। लेकिन मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नामी शख्स मुझे बताता है कि अगले 3 महीने बहुत क्रूशल हैं। अब वो क्रूशल की डेफिनेशन जो है वो या तो उन्हीं से पूछी जा सकती है या फिर हम गैस वर्क कर सकते हैं, और गैस वर्क में जो आता है वो सवाल वही है जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया। अच्छा ठीक है, हाँ जी मेहर बुखारी साहब आप बताइए, आपको किस चीज़ का इम्कान ज़्यादा लगता है? ये सब कुछ जो हो रहा है बेसबब तो नहीं, और बहुत कुछ हो रहा है। यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि इनकी हुकूमत जा रही है, मगर मैं ये भी नहीं कह रही कि ये बिल्कुल मुमकिनात में से नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज हो बहुत कुछ रहा है दारुल हुकूमत में। क्या हो रहा है शायद भट्टी साहब, आपको भी कुछ नजर आ रहा है दारुल हुकूमत में बैठे हैं आप? आपका सवाल मेरा आपसे वही है, आपको क्या लगता है? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, ये कह कर के कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। इमरान खान इस वक्त तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब को मरन दा शौक 5 साल बला का 5 साल पूरे करने हैं, 5 साल पूरे करने हैं या नहीं, ये इमरान खान ने फैसला करना है। अभी तक वक्त इमरान खान साहब के हाथ में, और मुझे लगता है वो कर जाएंगे। भट्टी आरिफ भट्टी साहब? खान साहब नवंबर को अप्रैल या मई में बदलना चाहते हैं। अगर खान साहब ने नहीं चाहा तो खान साहब हुकूमत अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है। खान साहब ने अगर नवंबर को मई में बदलना चाहा तो फिर मुश्किल होगा 5 साल पूरे करना। अदरवाइज खान साहब की हुकूमत को कोई अपोजिशन से ख़तरा नहीं है। अदम एतमाद नाम की चीज़ हवा में ज़रूर है। अच्छा मेहर साहब एक गुंजाइश है क्विक एक कमेंट और लेने की, यानी अभी ये बता दें इस वक्त मामला सेट है या बहुत खराब है क्या? मेहर पहले आप बताएं। देखिए मैं इत्तेफाक करती हूँ अपने सारे उस्तादों से इधर। मैं भाई उस्ताद आपस में इत्तेफाक नहीं कर रहे। भट्टी आरिफ इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं सेट रहेगा मामला, और सलीम बुखारी साहब को लगता है नहीं रहेगा। ये भट्टी साहब की ख्वाहिश है, खबर नहीं है यार। ये ज्यादती है, देखेंगे तज्जिए को आपने ख्वाहिश का नाम दे दिया। ये इरशाद साहब आप जाने और मेहर साहब जाने, भाई मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों आप पे नहीं मैं पता क्या एक तो आज भी रवायत बरकरार रखी दरमियान में बोलने की, और दूसरा काशिफ अब्बासी साहब आज भी मैंने वेल लेफ्ट कर दिया मेहर साहबा को, याद रहे। अच्छा ये काशिफ साहब। वसीम, हाँ जी आरिफ भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब की ख्वाहिश नहीं है, गलत फहमी और खुश फहमी है। अच्छा मैंने भट्टी साहब वेल लेफ्ट कर दिया। हम दसो, मुझे लगता है अभी ज्यादा पर्टिनेंट सवाल आपके लिए होने चाहिए कि हमारी स्पोर्ट्स कमेंटेटर जैनब ने जो किया है सही किया है कि नहीं किया, या नादिया खान ने जो किया है, शर्मिला फारूकी जो कर रही हैं, इनके फैसले और इनके हतमी जवाब हम आपको दे सकते हैं। लेकिन अब खान साहब रहेंगे कि नहीं इसका हतमी जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मौला को सिर्फ मौला ही मार सकता है, और ये खान साहब ने खुद फैसला करना है कि अब उन्हें करना क्या और कितने। यही मैंने भी कहा मेहर साहबा, यही कहा इमरान खान साहब के हाथ में है। इमरान खान साहब रहना चाहते हैं। सर तुसी ग्रेट हो बुखारी साहब। सलीम साहब अगर खान साहब फैसला करें कि नवंबर वाला काम नवंबर में ही करना है, तो फिर आपके ख्याल में वो रहेंगे? फिर ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अच्छा फिर सब ओके ठीक है। चलो जी बहुत शुक्रिया यारों मेहमानों का। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। जिंदगी रही सही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।